हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आप लोगों का मेजर दोस्त एंड गाइड निवेजन और हाजिर हूँ आप लोगों के सामने आपकी एक और प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो जो भी मेरे दोस्त एफएम के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आने वाले अटेम्प्ट्स के लिए, स्पेशली जून सितंबर अटेम्प्ट्स के लिए, तो कैसे, अगर जून अटेम्प्ट वालों के लिए मैं स्पेसिफिकली बात करूँ, तो कैसे आने वाले 75 डेज़ के अंदर आपको तैयारी करनी है, कंसिडरिंग कि आप ये वीडियो देख रहे हो समवेयर अराउंड मिड ऑफ एंड ऑफ मार्च के आसपास में, और आपके पास में अप्रैल का और मई का पूरा टाइम है फॉर योर प्रिपरेशन। मार्च एंड के आसपास देख रहे हो तो मार्च के भी कुछ दिन है अपने पास में, और जून में अपने पास में लास्ट पेपर होता है। तो समवेयर अराउंड हमने माना है कि अगर आपके पास में 75 डेज हैं, 75 डेज अगर आपके पास में है, तो कैसे आपको एफएम की तैयारी करनी चाहिए। और ये जो प्लान है, ये सब लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया। अगर कोई वर्किंग प्रोफेशनल है, जॉब कर रहा है, तो उसके हिसाब से भी बनाया गया, क्योंकि 75 डेज एक इनफ टाइम है एफएम जैसे पेपर को प्रिपेयर करने के लिए, अगर आप जॉब कर रहे हो तो भी। और अगर आप फुल टाइम दे सकते हो पढ़ाई के लिए, तो फिर अगर आप इस प्लान को फॉलो करते हो, तो कहीं ना कहीं आप रैंक की तरफ सोच सकते हो कि अगर आपने इस प्लान को फॉलो करा, जैसी मैं गाइडेंस आपको देने वाला हूं, जो जो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूं, उनको आपने फॉलो करा, तो आप 75 डेज के अंदर इतनी अच्छी तैयारी कर सकते हो कि आप रैंक लेकर के आ सकते हो। और कोई बच्चा अगर जॉब वगैरह भी दे रहा है, जॉब के साथ में भी अगर पेपर देना चाहता है, तो भी आपको टेंशन की जरूरत नहीं है। इस प्लान को फॉलो करने के साथ में आप जॉब के साथ में भी इजीली, बहुत इजीली अपने एफएम के पेपर को मैनेज कर लोगे। बस आपको जो मैं गाइडेंस देने वाला हूं उसको सही से फॉलो करना है। ठीक है साहब, तो स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले देखो, एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि भाई एसीसीए का कोई भी पेपर हो, कोई भी लेवल हो, कुछ बेसिक चीजें हमेशा कॉमन रहती हैं, चाहे सब्जेक्ट कोई सा भी हो, चाहे लेवल कोई सा भी हो, जिसमें सबसे पहले होती है साहब कंसिस्टेंसी। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो अपनी पढ़ाई को लेकर के, ठीक है, आप रोज भले ही थोड़ी थोड़ी, बट रोज अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, जब भी आपको मौका मिल रहा है आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, आप रेगुलर बेसिस पे रिवीजन नहीं कर रहे हो, तो फिर आपको आगे जाके दिक्कत आनी ही है मेरे दोस्त। तो कंसिस्टेंसी सबसे इंपॉर्टेंट है। अब कंसिस्टेंसी को लेकर काफी बच्चों को आता है सर टाइम टेबल वगैरह की दिक्कत है। दोस्त टेंशन मत लो, मैं आया हूं, आपको उसका भी सॉल्यूशन दे करके जाऊंगा। सेकेंड चीज होती है एक्टिव लर्निंग। आपको सिर्फ जो मटेरियल आपके सामने है उसको देख के रटना नहीं है। हमेशा हर टीचर आपको एडवाइस करता है कि आप नोट्स बनाओ अपने, क्योंकि अपने खुद के जो नोट्स होते हैं उनके उनसे आपको हमेशा बेटर पढ़ाई करने का एक एक्सपीरियंस मिलता है। आपको चीज़ें ज़्यादा जल्दी याद होती हैं। अपनी लैंग्वेज में जब अपन चीज़ों को लिखते हैं, तो वहाँ पे अपने को लिखते लिखते भी कुछ चीज़ें याद होती हैं, कुछ चीज़ें अपने को मेमोराइज करने में आसानी रहती है। अपन अपनी लैंग्वेज में चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं। तो एक्टिव लर्निंग का मतलब वही है कि आपको अपने नोट्स वगैरह साथ साथ में बनाते रहने हैं। रेगुलर प्रैक्टिस करनी है, कंसिस्टेंसी का ही पार्ट है कि रेगुलर बेसिस पे आपने एक चैप्टर को पढ़ा, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक दिन उस चैप्टर के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए जरूर निकालो, स्पेशली सेक्शन सी और सेक्शन बी के क्वेश्चन, क्योंकि बच्चे यही मिस्टेक करते हैं कि सेक्शन ए तो फिर भी पढ़ लेते हैं, बट बी और सी की पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो रेगुलर प्रैक्टिस करनी, बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक जरूर होने चाहिए ताकि एग्जॉस्टेड फील ना करें अपन। और रेगुलर बेसिस पे रिविजन बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है साहब, तो ये कुछ बेसिक की है जो किसी भी पेपर में आप यूज कर सकते हो फॉर द सक्सेस। ठीक है, अब स्पेसिफिकली अगर मैं एफएम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके एक 75 डेज के स्टडी प्लान के ऊपर फोकस करूं या बात करूं, तो देखो सबसे पहले तो जो बच्चे एफएम का पेपर देने वाले हैं, आपको कोई भी, देखो अपन एक एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है, हमें ऑब्वियसली बात है उस सब्जेक्ट के बारे में अभी इतनी नॉलेज नहीं है, तो सबसे पहला फेज ही होता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिलेबस और अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट। ये काम मैं आपके लिए कर देता हूं। इसमें आपको टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। आपको जो जो चीजें इंपॉर्टेंट पता होनी चाहिए, वेटेज, टॉपिक्स, कितना टाइम किस टॉपिक को देना है, सब कुछ आपको मैं यहाँ दे दूंगा। इवन टाइम टेबल भी दे दूंगा, क्योंकि बच्चे कितनी बार कहते हैं कि सर हम तो टाइम टेबल बना रहे थे, उसी में 2-3 दिन लग गए। वो टाइम टेबल के दिन नहीं बिगाड़ने, टाइम टेबल मैं दे दूंगा, अभी तुम्हें टेंशन मत। देखो सबसे इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के स्ट्रक्चर को समझना, अभी समझ लेंगे। ठीक है, फिर बात आती है कि सर स्टडी मटेरियल ऑर्गेनाइज करना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको हमारी तरफ से नोट्स, बुक्स, सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, डीपीपीज, टेस्ट पेपर सब कुछ होते हैं। तो आपको जगह जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ें आपको एक ही जगह पे मिल जाएगी। बस क्लासेस में आओ, नोट्स को देखो, नोट्स डाउनलोड करो, किताब देखो, किताब में सारी चीज़ें मिल जाएगी। किट है आपके पास में, डीपीपीज है प्रैक्टिस के लिए, वीकली टेस्ट है आपके पास में, मॉक टेस्ट भी आ जाएंगे, सब कुछ एक जगह पर मिल जाएगा। एक टॉपिक वाइज जरूर ब्रेक डाउन अपने को बनाना होता है, टेंशन मत लो, ये अभी मैं दे दूंगा तुम्हें, तो तुम्हें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। और स्टडी टाइम अलोकेट करना होता है।
ये जो आपकी मुश्किल है कि सर एक तो एग्जाम स्ट्रक्चर को समझना, ठीक है, टॉपिक्स का ब्रेकडाउन, वेटेज वगैरह निकालना, कितना स्टडी टाइम किसको अलोकेट करना है, इसमें टाइम वेस्ट मत करो, ये मैं भी दे देता हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई एग्जाम के स्ट्रक्चर के साथ में। भाई एफएम का एग्जाम है, जिन बच्चों को नहीं पता समझ लेना भाई, वही 100 मार्क्स का पेपर है, 3 आवर्स का ड्यूरेशन होगा। सेक्शन ए आपका एमसीक्यू बेस्ड होगा पूरी तरीके से, सेक्शन बी भी आपका एमसीक्यू बेस्ड होगा पूरी तरीके से। फर्क क्या होगा कि सेक्शन ए के अंदर आपके इंडिविजुअल एमसीक्यूज आएंगे, 15 एमसीक्यू आएंगे, 2-2 मार्क्स ईच के हिसाब से, 30 मार्क्स का सेक्शन ए हो जाएगा। एंटायर सिलेबस से आ सकता है, ये आपका एंटायर सिलेबस कवर करेगा। ठीक है, तो अपने को एग्जैक्टली नहीं पता भाई कहाँ से आ सकता है। सेक्शन बी में हम देखते हैं कि भाई हमारे पास में 3 केस स्टडीज आ सकती है, 3 केस स्टडी आ सकती है। कहाँ से आएगी अभी आइडिया दे दूंगा आपको टॉपिक के अंदर से। इसमें हमारे पास में गेस करने का तरीका है, हम आइडिया लगा सकते हैं। 4 टॉपिक है, 4 में से 3 आ जाते हैं केस स्टडी के अंदर, तो हमारे पास में आइडिया लगाने का जरूर इसके अंदर एक तरीका है, हम वो भी बता दूंगा कौन कौन से टॉपिक है जहाँ से सेक्शन बी के क्वेश्चन आते हैं। 3 क्वेश्चन आएंगे, हर क्वेश्चन में, हर केस स्टडी में 5 इंडिविजुअल क्वेश्चन, 2-2 मार्क्स ईच, तो 10-10 मार्क्स की 3 केस स्टडी हो जाएगी टेक्निकली, तो 30 मार्क्स का सेक्शन बी भी हो जाएगा, प्योर एमसीक्यू बेस्ड होगा। सेक्शन सी आपका डिस्क्रिप्टिव होगा। डिस्क्रिप्टिव का मतलब यहाँ पे आपको एक्सेल में और वर्ड में क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा। तो एफएम के अंदर आपको सेक्शन सी के क्वेश्चन की एक्सेल में सॉल्यूशन की और वर्ड में टाइपिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि एग्जाम के अंदर मान के चलना 50-50 रहता है, 50% थ्योरी, 50% प्रैक्टिकल। उल्टा ज़्यादातर केसेस में तो जो सेक्शन सी है उसमें 60% थ्योरी और 40% प्रैक्टिकल देखने को मिल रहा है आजकल, तो 60% टाइप करना पड़ेगा आपको। तो आपको टाइपिंग की भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वर्ड के अंदर कैसे आप क्वेश्चंस को फ्रेम करोगे, और साथ साथ में कैसे आप एक्सेल के अंदर क्वेश्चंस को फ्रेम करोगे, फॉर्मेट वगैरह कैसे बनाओगे, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, 20-20 मार्क्स के 2 क्वेश्चन होते हैं आपके यहाँ पे, ठीक है। तो 2 क्वेश्चंस के हिसाब से अपने को तैयारी करनी है। ये 2 क्वेश्चन कहाँ से आएंगे इसके बारे में भी अभी तुम्हें आइडिया दे दूंगा, ठीक है साहब। ये 2 क्वेश्चंस भी कहाँ से आने वाले हैं इसके बारे में अपन बातचीत कर लेंगे। तो 40 मार्क्स का सेक्शन सी, 2 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, 20-20 मार्क्स के ईच डिस्क्रिप्टिव होंगे। 60-40 मान के चलना, 60% थ्योरी, 40% प्रैक्टिकल, 50-50 भी हो सकता है, ठीक है। सेक्शन ए और बी के अंदर अपने को एमसीक्यू देखेंगे। ओवरऑल पेपर की बात करोगे तो 60-40 का रेशियो मान के चलना, थ्योरी वर्सेज प्रैक्टिकल का। थ्योरी का वेटेज ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू प्रैक्टिकल, तो इसका मतलब मुझे थ्योरी सही से याद रखनी पड़ेगी, ठीक है, थ्योरी के ऊपर फोकस रहेगा अपना, ठीक है। एफएम कहने को प्रैक्टिकल सब्जेक्ट तो ऑब्वियस सी बात है, लेकिन थ्योरी भी जो है वो आपको सही से याद करनी पड़ेगी। जैसे थ्योरी आप क्लास में आओगे तो अपनी अप्रोच ही ऐसी होती है कि चीज़ों को अपन अंडरस्टैंड करते रहते, तो मुझे रटना नहीं पड़ता है। यहाँ पे थ्योरी रटने वाली कम है, अंडरस्टैंड करने वाली ज़्यादा है, कंसेप्चुअल ज़्यादा है, कंसेप्ट टेस्टिंग वो बहुत ज़्यादा करता है। थ्योरी में भी कंसेप्ट टेस्टिंग ज़्यादा होती है, डेफिनेशन टेस्टिंग वगैरह नहीं होती है, ठीक है। तो कंसेप्ट्स आपको बनाने पड़ेंगे, वो आप क्लास में आओ, आपको वैसे भी वहाँ पे एक एक चीज़ प्रैक्टिकली अपन चीज़ों को समझेंगे, रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ में समझेंगे, पूरा टाइम लेके समझेंगे चीज़ों को, ताकि आपको थ्योरी के अंदर कंसेप्ट बिल्डिंग में कभी दिक्कत ना हो। चाहे आपका बैकग्राउंड एफएम का हो चाहे ना हो, चाहे किसी बच्चे को एफएम की नॉलेज हो ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, एवरीथिंग विल बी क्लियर, ठीक है साहब। तो ये तो हो गया बेसिक पेपर पैटर्न। अब आते हैं सर हमारे कौन कौन से चैप्टर्स, कौन कौन से सेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट और बेसिक वेटेज वगैरह की बातचीत करते हैं। वेटेज भी मैं आगे दे दूंगा तुम्हें। अभी अगर कंटेंट की बात करें तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो हमारे सिलेबस में एक पार्ट ए है, फर्स्ट पहला पहला चैप्टर होता है नॉर्मली अपना, जिसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट फंक्शंस कहते हैं। एक पार्ट बी है जो चैप्टर नंबर 2 के नाम पे आता है, जिसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट एनवायरनमेंट कहते हैं। प्योरली थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं दोनों एग्जाम के अंदर, समवेयर अराउंड 8-10 मार्क्स के आसपास का वेटेज रखते हैं आपके लिए, ठीक है। एग्जाम का वेटेज भी कोई मतलब इनका वेटेज होता है अच्छा, मतलब 10 मार्क्स कोई कम वेटेज नहीं होता, लेकिन थ्योरी है ये पूरे। फिर चालू होते हैं आपके वो टॉपिक्स जहां से प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों आनी स्टार्ट होती है, और जो आपके सिलेबस का मेन क्रक्स बनाते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले आता है आपका इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। इसका क्वेश्चन हमें सेक्शन सी के लिए देखने को ज्यादा मिलता है। तो सेक्शन सी में एक क्वेश्चन या तो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का आ जाएगा, या फिर वो आपसे वर्किंग कैपिटल का क्वेश्चन पूछ लेगा सेक्शन सी में, या फिर वो क्या करेगा, बिजनेस वैल्यूएशन के साथ में कॉस्ट ऑफ कैपिटल दोनों को जोड़ के एक क्वेश्चन पूछ लेगा सेक्शन सी। इन तीनों में से कोई एक आना है, ये फिक्स है।
ठीक है, या तो बिजनेस वैल्यूएशन प्लस कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन आ जाएगा, या वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का आ जाएगा, या इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का आ जाएगा, तीनों में से एक। हाँ, अगर मैं पास्ट ट्रेंड को देखूं तो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल जो है वो सबसे ज्यादा रिपीटेड टॉपिक है। वो चॉइस अगर उसको करनी होती है तो वो वर्किंग कैपिटल और बिजनेस वैल्यूएशन प्लस कॉस्ट ऑफ कैपिटल में से करता है। बट क्योंकि मल्टीपल सेट्स होते हैं एग्जाम के अंदर, शिफ्ट्स होती है मल्टीपल, तो ऐसा भी देखा गया है कि कुछ केसेस में कुछ बच्चों के इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का क्वेश्चन नहीं आया, उसकी जगह बाकी दोनों आ गए। तो आप इन तीनों को ही रेडी रखना है सेक्शन सी के लिए, तीनों में से कोई दो तो आ ही जाएंगे। जो बाकी के टॉपिक बच रहा है रिस्क मैनेजमेंट, ये हमारे सेक्शन बी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। सेक्शन बी में एक क्वेश्चन हमें यहां से देखने को मिलेगा, ठीक है। और सेम ऐसे ही वर्किंग कैपिटल में भी अगर सेक्शन सी में नहीं आया तो फिर ये सेक्शन बी में आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी जैसे सेक्शन सी में अगर नहीं आया तो फिर ये सेक्शन बी में आ जाएगा, ठीक है। और इधर भी बिजनेस वैल्यूएशन में भी अगर ये सेक्शन सी में नहीं आया तो ये सेक्शन बी में आ जाएगा। बेसिकली उनको 5 क्वेश्चन पूछने हैं आपसे, 3 क्वेश्चन सेक्शन बी में, 2 क्वेश्चन उनको पूछने सेक्शन सी में। 5 टॉपिक है, इन पांचों में ही वो 5 क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है ना। जिसमें इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के चांसेस सेक्शन सी में थोड़े ज्यादा होते हैं, ठीक है। वर्किंग कैपिटल या बिजनेस वैल्यूएशन प्लस कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इन तीनों में से 2 क्वेश्चन सेक्शन सी में आ जाएंगे। बचे हुए जो 3 टॉपिक है जो सेक्शन सी में नहीं आए, तो मान लो आपके सेक्शन सी में एक क्वेश्चन हो गया इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का, एक हो गया वर्किंग कैपिटल का, तो बचे हुए जो 3 टॉपिक है उनका क्वेश्चन ऑब्वियसली सेक्शन बी में जाएगा। रिस्क मैनेजमेंट तो सेक्शन बी का ही टॉपिक है, इसको सेक्शन सी में नहीं देखने को मिलता है, तो ये आपके सेक्शन बी के लिए ही हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल को आप सेक्शन सी के लिए रेडी रख सकते हो। बाकी के जो तीनों टॉपिक हैं इनको आप दोनों सेक्शन के लिए रेडी रखना कि दोनों में से किसी एक में आ जाएंगे, ठीक है। अगर वर्किंग कैपिटल सेक्शन सी में आ गया तो बिजनेस वैल्यूएशन और कॉस्ट ऑफ कैपिटल फिर सेक्शन बी में आ जाएगा, ठीक है। अगर ये सेक्शन सी में गया तो फिर बचा हुआ वर्किंग कैपिटल सेक्शन बी में आ जाएगा। कहीं ना कहीं 5 में से उनको 5 टॉपिक हैं, 5 क्वेश्चन उनको बनाने हैं, 2 सेक्शन सी में बना देंगे, 3 वो सेक्शन बी में बना देंगे। बट इन्हीं में से आएंगे। इनमें रिस्क मैनेजमेंट आपके सेक्शन बी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल आपके सेक्शन सी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी तीनों टॉपिक को दोनों सेक्शंस के लिए प्रिपेयर करके रखना, ठीक है। तो ये आपका एक बेसिक वेटेज वाली बात होगी। सेक्शन ए में तो कहीं से भी आ सकता है। अब वेटेज पे आते हैं तो, और टाइम टेबल के ऊपर आते हैं तो भाई साहब एक टाइम टेबल भी दे देते हैं आपको, कौन कौन से टॉपिक को कितने टाइम तक हमें टाइम देना है, कैसे हम पढ़ाई करेंगे, स्टडी टेबल हमारा कैसा रहेगा। तो इसके बारे में बातचीत करते हैं वेटेज के साथ में। सबसे पहले भाई हमारा जो फर्स्ट 2 टॉपिक है, ठीक है, पार्ट ए और पार्ट बी, बिजनेस फाइनेंशियल मैनेजमेंट के फंक्शंस और फाइनेंशियल मैनेजमेंट एनवायरनमेंट, ये दोनों थ्योरेटिकल टॉपिक है, ठीक है। वैसे तो बहुत ज़्यादा दिन बोल रहा हूँ बट 6 दिन इज मोर देन इनफ फॉर दीज टॉपिक्स। 10 मार्क्स का वेटेज ऑन एन एवरेज आप पकड़ सकते हो। कुछ क्वेश्चंस इसमें से लिखने को भी सेक्शन सी में कभी कभार आए हुए हैं, तो इन टॉपिक्स को अपने को प्रिपेयर करना है, ठीक है। इनके अंदर कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको थोड़े अच्छे से प्रिपेयर करने चाहिए, जैसे मनी एंड कैपिटल मार्केट का है, अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में है, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, एजेंसी कॉस्ट का एक अच्छा कंसेप्ट है इसके अंदर, ठीक है। इसमें एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस ईएमएच, एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस करके एक टॉपिक है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उनको थोड़ा अच्छे से पढ़ के जाना। फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी का एक टॉपिक है, उसको अच्छे से पढ़ के जाना। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए रहेंगे। फिर आता है अपना मेन टॉपिक जिसका वेटेज एग्जाम में 15 से 25 मार्क्स के बीच में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि 20 मार्क्स का क्वेश्चन अगर आ गया सेक्शन सी का तो 20 मार्क्स तो वहीं आ गए, बाकी सेक्शन ए में थोड़ा बहुत कहीं भी पूछ सकता है वो। तो 25 मार्क्स तक का वेटेज रखने वाला टॉपिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल हमारे लिए हमारे सिलेबस का क्वार्टर टाइम भी लेगा, क्वार्टर ऑफ टाइम भी आपका प्रिपरेशन में यहीं जाएगा। साथ साथ में अगर आप देखोगे तो आपको वेटेज वाइज भी देखने को मिलेगा, समवेयर अराउंड यहाँ पे आपको 10-12 डेज तो आराम से लग जाएंगे अगर आप सही से सेक्शन सी के सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हो तो। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक है जिनको आपको अच्छे से क्लैरिफाई करना पड़ेगा। कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं जैसे टाइम वैल्यू ऑफ मनी का, डिस्काउंटिंग का, एनपीवी, आईआरआर, पे बैक, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, जो बेसिक, जो कुछ बच्चों ने एमए वगैरह पढ़ रखा है तो उसका बेसिक है वो वापस आपको अच्छे से रिवाइज करना पड़ेगा। साथ साथ में टैक्सेशन का इम्पैक्ट, इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट, वर्किंग कैपिटल का कैसे आप अप्रेजल में यूज करते हो, वर्किंग कैपिटल का एडजस्टमेंट कैसे होता है, कैपिटल राशनिंग करके टॉपिक है, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी करके टॉपिक है जिसमें सेंसिटिविटी, सिनेरियो एनालिसिस, एक्सपेक्टेड वैल्यू, सिमुलेशन, ये सारे टॉपिक्स हैं। इनको थोड़ा अच्छे से करके जाना। इसमें एक टॉपिक लीज वर्सेस बाय का भी है, वो भी एग्जाम में काफ़ी बार आता है, बहुत अच्छा टॉपिक है, लीज वर्सेस बाय। सिमुलेशन करके एक टॉपिक है, थ्योरेटिकल टॉपिक है बट है
उनके ऊपर भी आती है। तो सेंसिटिविटी, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, सिमुलेशन, सिनेरियोज एनालिसिस वगैरह, इन सब पे थ्योरी के भी टॉपिक्स बहुत सारे हैं। तो ये अच्छा खासा टाइम लेगा, इसलिए अपने इसको टाइम भी दिया है, समवेयर अराउंड 14 डेज में यहाँ पे लिख रहा हूँ। 14 डेज इज मोर देन इनफ, अगर आप सही से सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो तो। अच्छा, क्वेश्चंस कहाँ से प्रैक्टिस करने, अगर किसी बच्चे के दिमाग में ये आ रहा है तो आपको स्टडी हब पूरा सॉल्व करना है भाई सबसे पहले, ठीक है। स्टडी हब करोगे पूरा का पूरा, क्लास के अंदर जितने भी क्वेश्चंस हो रहे हैं उनको आपको प्रैक्टिस करना है। क्लास के अंदर जो भी मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ वो आपको प्रैक्टिस करनी है। साथ साथ में जो भी आपकी डीपीपीज है, डीपीपीज के अंदर आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस हम आपको देते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, उनको करना है। उसके बाद में फिर आप पीडब्ल्यू का किट एक्स्ट्रा सॉल्व कर सकते हो फॉर योर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस, ठीक है। इसके बाद में फिर अपन टेस्ट देंगे जिसमें वीकली टेस्ट और मॉक टेस्ट वगैरह कवर होंगे। तो इस तरीके से आपकी तैयारी रहेगी। सबसे पहले स्टडी आपको पूरा सॉल्व करेंगे, क्लास के नोट जो भी क्वेश्चंस हो रहे हैं उनको अपन प्रैक्टिस करेंगे, फिर डीपीपीज और पीडब्ल्यू का किट सॉल्व करेंगे और फिर क्लास में टेस्ट देंगे, अपनी तैयारी हो जाएगी, ठीक है ना। तो इतने दिन में ये सारा काम हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत। उसके बाद में फिर एक टॉपिक आएगा, एक हफ्ते का टॉपिक है लगभग, ये आपका बिजनेस फाइनेंस एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल का। एग्जाम के अंदर वही है, या तो सेक्शन सी में आ जाएगा या सेक्शन बी में आ जाएगा। तो 15 से 20 मार्क्स का वेटेज मैक्स, मतलब 15 के आसपास पकड़ चलो नॉर्मली। अगर सेक्शन बी में क्वेश्चन आया तो सेक्शन सी में आ गया तो फिर 20 मार्क्स भी जा सकता है, उससे ज़्यादा भी जा सकता है उस केस में। तो यहाँ पे बिजनेस फाइनेंस एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाला टॉपिक है अपना। इसके अंदर इक्विटी की कॉस्ट निकालना, प्रेफरेंस शेयर्स, डेट की कॉस्ट निकालना, डेट के अंदर कन्वर्टेबल वाले, रिडीमेबल, इरिडीमेबल वाले, वो सारे पॉइंट्स हैं। साथ साथ में हमारे पास में थ्योरीज हैं, WACC, CAPM, मोदी गिलानी मिलर अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच, गेयरिंग को लेकर के बात करते हैं, कैसे गेयरिंग का इंपैक्ट पड़ता है रिस्क रिटर्न के ऊपर आपके, ठीक है। सिस्टमैटिक रिस्क, अनसिस्टमैटिक रिस्क, काफ़ी सारे अच्छे अच्छे कंसेप्ट है, ट्रेडिशनल थ्योरी है कैपिटल स्ट्रक्चर की, उन सबको अपने से अच्छे से पढ़ के जाना है। बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ पे काम के हैं, ठीक है। डिविडेंड पॉलिसी का क्या इंपैक्ट पड़ेगा वैल्यूएशन के ऊपर, ठीक है। इसमें डिविडेंड इररिलेवेंसी थ्योरीज हैं, डिविडेंड रिलेवेंसी थ्योरीज है, रेसिडुअल डिविडेंड थ्योरीज, तो अलग अलग डिविडेंड थ्योरीज वगैरह हैं, वो भी हमारे काम की हैं, उनको भी अपने को पढ़ के जाना है, ठीक है। इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ के जाना है। इस चैप्टर के अंदर अगर मैं बोलूंगा तो थ्योरी का वेटेज कंपेरेटिवली प्रैक्टिकल से भी ज़्यादा है। इसके अंदर जो वेटेज रहेगा वो ध्यान रखना 60-40 का रहेगा आपका, 60% थ्योरी, 40% प्रैक्टिकल। यहाँ पे आप मान सकते हो 50-50, या फिर उल्टा मैं तो बोलूंगा यहाँ पे आप 40-60 मान के चलना, ठीक है ना। 40% थ्योरी, 60% प्रैक्टिकल। इस चैप्टर में प्रैक्टिकल आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, इस वाले चैप्टर में थ्योरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, प्रैक्टिकल कंपैरेटिवली कम, ठीक है। इधर तो पूरा थ्योरी ही है, ठीक है। एक आधे रेशियोज वगैरह हैं इस चैप्टर के अंदर अपने पास में, ठीक है। एक्स डिविडेंड, थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस निकालना वगैरह बेसिक चीज़ है, वो ठीक है, कभी आ जाए तो आ जाए वाली बात है। TSR का रेशियो वगैरह मोटा मोटी थ्योरी ही पकड़ के चलना, ठीक है। फर्स्ट वाले टॉपिक को, सेकंड वाले टॉपिक में प्रैक्टिकल का पोर्शन ज़्यादा, थ्योरी का थोड़ा कम। फिर वापस बिजनेस फाइनेंस के अंदर थ्योरी ज़्यादा है, प्रैक्टिकल का पोर्शन कंपैरेटिवली कम रहेगा एग्जाम में। फिर आएगा बिजनेस वैल्यूएशन का टॉपिक, इसको भी वापस आप 40-60 ले लो या उससे ज़्यादा भी, इवन ये तो 20-80 भी जा सकता है। प्रैक्टिकल यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बेसिकली इस चैप्टर में प्रैक्टिकल जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल का ही भाई है। एग्जाम में भी कितनी बार जब सेक्शन सी में क्वेश्चन बनता है तो वो कितनी बार इन दोनों टॉपिक को साथ में ही पूछता है, ठीक है। तो जितना अच्छा आपका बिजनेस फाइनेंस कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाला चैप्टर होगा उतना ही अच्छा आपका बिजनेस वैल्यूएशन वाला चैप्टर भी होगा। अगर आपकी कमांड कॉस्ट ऑफ कैपिटल में वीक है तो कहीं ना कहीं बिजनेस वैल्यूएशन वाला चैप्टर में भी आप सफर करोगे। तो ये बिजनेस वैल्यूएशन और कॉस्ट ऑफ कैपिटल के चैप्टर साथ साथ में करना, ठीक है। इनके रिलेशन भी है, मार्क्स भी एग्जाम में साथ साथ में आते हैं, क्वेश्चंस भी काफी रिलेटेड होते हैं और छोटे छोटे सटल डिफरेंसेस हैं जिनको अपने को समझना हो, ठीक है। इसके अंदर आपके पास में बिजनेस वैल्यूएशन निकालने की अलग टेक्निक्स होती हैं, अर्निंग बेस्ड, इनकम बेस्ड, असेट बेस्ड, डिस्काउंटेड कैश फ्लो बेस्ड, तो वो सारे मेथड्स आपको पढ़ने हैं, ठीक है। इसमें एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस का वापस से पॉइंट वगैरह आता है, ठीक है। तो उन चीज़ों का आपको समझनी है। कंपेरेटिवली ये टॉपिक प्रैक्टिकल में ज़्यादा काम का होता है, तो प्रैक्टिकल वाइज ज़्यादा वेटेज में रहेगा। एग्जाम के अंदर वही है, सेक्शन सी में आ गया तो वेटेज बढ़ जाएगा, अगर सेक्शन बी में आया तो कंपेरेटिवली कम वेटेज का रह जाएगा, ठीक है साहब। इसके बाद में फिर अपना एक और अच्छा वेटेज वाला टॉपिक आएगा। तो दो थोड़े छोटे टॉपिक हो गए, फर्स्ट वाला टॉपिक छोटा हो गया, फिर दो थोड़े से कंपैरेटिवली छोटे टॉपिक हो गए, फिर बीच में एक बड़ा टॉपिक करा था, अब वापस एक बड़ा टॉपिक आ रहा है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल जितना बड़ा तो नहीं है, बट हाँ अपने आप में एक अच्छा बड़ा टॉपिक है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको 10 दिन दिए हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल को तो मैंने 14 डेज दिए थे क्योंकि वो ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। इसको मैं 10 दिन मान के चल रहा हूँ आपके लिए,
ठीक है। एग्जाम में वेटेज भी अच्छा रहेगा, 15 से 20 मार्क्स का रहेगा। सेक्शन सी में क्वेश्चन आ गया तो और वेटेज बढ़ सकता है, सेक्शन बी में आया तो 15 से 20 के आसपास का वेटेज रह सकता है। ठीक है। इसके अंदर आपके पास में अलग अलग टाइप के वर्किंग कैपिटल थ्योरीज वगैरह हैं, ऑपरेटिंग साइकिल को लेकर के वर्किंग कैपिटल मैनेज कैसे करते हो, तो उसमें रिसीवेबल मैनेजमेंट, पेबल मैनेजमेंट, कैश मैनेजमेंट को लेकर के तो अलग अलग मॉडल्स हैं हमारे पास में, बॉमल मॉडल, मिलर और मॉडल। इधर रिसीवेबल मैनेजमेंट वगैरह में फैक्टरिंग, डिस्काउंटिंग के कंसेप्ट वगैरह हैं, उसके ऊपर क्वेश्चन वगैरह काफ़ी आते हैं। ठीक है। तो इस चैप्टर में भी अगर आप एक एवरेज लेना चाहो तो यहाँ पे थ्योरी और आपकी प्रैक्टिकल का लगभग बराबर वेटेज रहता है, 50-50 मान के चल सकते हो। और लास्ट हमारा रहता है रिस्क मैनेजमेंट का टॉपिक, इसको मैंने लास्ट के 7 दिन दिए हैं। ठीक है। कंपैरेटिवली बच्चों के लिए थोड़ा सा ये एक टॉपिक होता है जिसमें कुछ बच्चों को दिक्कत भी आती है, तो अगर आपको लगता है तो आप इस पर टाइम बढ़ा सकते हो, किसी और टॉपिक को थोड़ा सा पहले कंप्लीट करके इस टॉपिक पर टाइम बचा सकते हो। नॉर्मली जो फर्स्ट 2 चैप्टर्स हैं उनको थोड़ा जल्दी कर लो तो ऑटोमेटिकली टाइम बच जाएगा आपका इस चैप्टर के लिए, इस टॉपिक के लिए। इसमें अपन 2 मेजर टॉपिक्स हैं। एक टॉपिक है फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट का, एक इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट का। फॉरेन एक्सचेंज रिस्क जो है वो फॉरेन ट्रांजैक्शंस में जो रिस्क क्रिएट होता है उसको मैनेज करने की बात करता है। इंटरेस्ट रेट रिस्क की अंदर इंटरेस्ट रेट रिस्क को कैसे मैनेज करते हैं उसकी बात करता है। 50-50 का रेशियो रहेगा। इसमें मेन जो आपका फोकस होना चाहिए वो एक तो अलग अलग टाइप के फॉरेन एक्सचेंज की जो रिस्क है, 3 रिस्क होते हैं, ट्रांजेक्शन, ट्रांसलेशन, इकोनॉमिक रिस्क, उसके ऊपर, और कैसे फिर हेजिंग होती है फॉरवर्ड रेट के थ्रू, मनी मार्केट के थ्रू, ऑप्शन फ्यूचर्स के थ्रू, इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या होता है, उसमें क्या हेजिंग वगैरह होती है, इन पे फोकस रहना चाहिए। समवेयर अराउंड ये भी 50-50 मान के चलना, थ्योरी प्रैक्टिकल का रेशियो। ठीक है। तो ये आपके 50 दिन हो गए पढ़ाई के। ठीक है। इन 50 दिन के अंदर आपका सिलेबस आराम से हो जाएगा, भले आप जॉब करते हो तो भी। ठीक है। 5 एक दिन एडलेस, डिपेंडिंग ऑन आप कितना टाइम दे पाए। अगर कंसिस्टेंटली पढ़ाई करते हो 75 डेज के हिसाब से, तो उस केस के अंदर तो आप आराम से जो है वो 50 दिन के अंदर अपना सिलेबस आराम से कवर कर लोगे, उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। लास्ट के जो हमारे पास में 20 या 25 दिन बचेंगे, अब उसमें क्या करना है उसके बारे में भी बातचीत कर लेते हैं। ठीक है। तो फेज 2 जो हमारे सिलेबस कवरेज का है वो मैंने बता दिया। फेज 1 तो मैंने आपके लिए सॉल्व कर ही दिया, अंडरस्टैंडिंग सिलेबस वाला सब बता दिया। पेपर पैटर्न क्या होता है, क्या क्या कंटेंट है, कौन से सेक्शन के लिए किस कंटेंट को मुझे रेडी रखना है। ठीक है। इसको तो अपन सेक्शन ए के लिए रेडी रखेंगे, ऑब्वियस ही बात है, मेजर फोकस सेक्शन ए पे रहेगा। बाकी सब में भी सेक्शन ए को तो सॉल्व करना ही करना है, बट किसको सेक्शन सी और किसको सेक्शन बी के हिसाब से प्रिपेयर करना है वो बता दिया। कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, क्या एवरेज वेटेज होता है और क्या कितना टाइम लगना चाहिए, वो सब मैंने बता दिया। अब आपको सिलेबस कवरेज के ऊपर फोकस करनी है। ठीक है। टाइम मैंने बता ही दिया, कितना टाइम देना है आपको। मेन फोकस आपको रखना है एक्टिव लर्निंग पे। आपको अपने खुद के नोट्स वगैरह बनाने हैं, समरीज वगैरह बनानी है, फॉर्मूले वगैरह नोट करके रखने हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वगैरह अपनी लैंग्वेज में लिख के रखना है, स्पेशली थ्योरेटिकल टॉपिक्स वगैरह, ताकि आपके एग्जाम में उन चीज़ों को मेमोराइज करने के, रिवाइज करने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाए। साथ साथ में जितने हो सके उतने प्रैक्टिस क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने आपको बता ही दिया। पहले स्टडी हब रहेगा अपना प्राइमरी रिसोर्स, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, स्टडी हब से स्टार्ट करेंगे। क्लास के क्वेश्चन जो हुए हैं, फिर डीपीपी किट और बाद में टेस्ट वगैरह अपन देंगे। ठीक है साहब। तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और इस टाइम पे आपको फोकस करना है कि आपके कौन कौन से वीक एरियाज है, कौन कौन से ऐसे पर्टिकुलर एरियाज है जिनके क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको थोड़ी सी दिक्कत ज़्यादा हो रही है, उनको नोट करके रखेंगे। क्योंकि जब मेरे सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद में जो मेरे पास में 20 दिन बचेंगे, 25 दिन बचेंगे, उनमें मैं उन पर्टिकुलर टॉपिक्स पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कर पाऊंगा। तो ये 50 दिन में अपना सिलेबस होना चाहिए। बहुत आराम से मैंने गिना है यहाँ पे। तो जो लोग जॉब कर रहे हैं वो भी 50 डेज के अंदर अगर कंसिस्टेंटली रोज का 2 आवर के आसपास अगर आप डेडिकेट कर रहे हो आपकी स्टडीज़ को, तो आप आराम से सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। 3 आवर्स कर दो तो अच्छी बात है, उसमें इजीली हो जाएगा। 2 आवर्स में भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट 3 आवर्स अगर आप दिन के डेडिकेट कर सकते हो, आराम से आप सिलेबस कंप्लीट कर पाओगे। 2 आवर्स में भी हो जाएगा अगर आपकी इफेक्टिव स्टडी होती है तो। ठीक है। फिर आती है साहब प्रैक्टिस एंड एप्लीकेशन फेज। अब ये वो फेज है जहां पर हमें अब मेरे नेक्स्ट 10 से 15 दिन डिपेंडिंग ऑन मेरे पास में, मैंने 50 दिन में अगर सिलेबस कंप्लीट कर दिया आइडियली, जो मोर देन इनफ टाइम है, तो मेरे मेरे पास जो 25 दिन बच रहे हैं या 20 दिन बच रहे हैं उसमें से मैं 10 दिन मैं इस फेज को दे सकता हूँ। अगर 25 दिन बच रहे हैं तो 15 दिन में इस फेज को दे सकता हूँ। यहां पर मेरा फोकस क्या रहेगा, एक तो मुझे रिविजन किट को सॉल्व करना है। ठीक है। मेरे जो वीक एरियाज थे उनको सही से रिव्यू करना है। आंसर्स वगैरह चेक करवाने, डाउट सेशंस वगैरह में आके आप अपनी लैंग्वेज वगैरह चेक करवा सकते हो। एनालाइज करना है कि भाई आप जो आंसर लिख रहे हो और जो मॉडल आंसर्स आपके पास में है उनमें क्या डिफरेंसेस हैं, क्या मिस्टेक्स हो रही है, कॉमन मिस्टेक्स वगैरह पता करनी है। और साथ साथ में पास्ट पेपर्स अटेम्प्ट करने हैं, जो पास्ट एग्जाम में क्वेश्चंस आ चुके हैं सेक्शन सी वाले स्पेसिफिकली।
ठीक है ना। सेक्शन सी के लिए तो स्पेसिफिकली आपको पास्ट पेपर्स अटेम्प्ट करके देखने चाहिए। इससे आपको पता भी पड़ेगा कि हाँ भाई किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, और टाइमली बेसिस पे देखना चाहिए। एक जो चीज बच्चे गलती करते हैं कि जब वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तब वो टाइम मैनेजमेंट पे फोकस नहीं करते। तो इस फेज में आपका फोकस टाइम मैनेजमेंट पे भी होना चाहिए, ठीक है ना। आप जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो टाइमर लगा के देखो कि क्वेश्चन सॉल्व करने में कितना टाइम लग रहा है मुझे। आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, जब भी पास्ट पेपर्स अटेम्प्ट कर रहे हो, इवन अगर इस टाइम पे टेस्ट वगैरह अटेम्प्ट कर रहे हो, तो उन चीज़ों के अंदर टाइमर लगाओ, देखो क्या विद इन द गिवन टाइम लिमिट में क्वेश्चन सॉल्व कर पाता हूँ या नहीं, ठीक है ना। अगर मान लो इस फेज तक आते थे किसी बच्चे ने डीपीपीज और टेस्ट वगैरह जो है वो सॉल्व नहीं करें, तो उनको ज़रूर अटेम्प्ट कर लेना इसी फेज के अंदर। आपको पीडब्ल्यू के ऐप पर हर चैप्टर के बाद में उस चैप्टर के स्पेसिफिक डीपीपीज मिलते हैं, साथ साथ में वीकली बेसिस पे टेस्ट भी मिलता है आपको। तो वो दोनों चीज़ें आपको सॉल्व कर लेनी चाहिए इस फेज के अंदर, अलॉन्ग विथ जो भी आपकी प्रैक्टिस वगैरह बच रही थी, किट वगैरह जो बच रहा था उसके साथ, ठीक है। इसके बाद में आएगा अपना फाइनल फेज रिवीजन, और जिसमें अपन मॉक एग्जाम के ऊपर ध्यान देंगे। लास्ट के 10 दिन के आसपास का टाइम में यहाँ पे गिन रहा हूं, हो सकता है हफ्ता भर ही बचे ज़्यादातर बच्चों के पास में, तो लास्ट 7 to 10 डेज अपन कह सकते हैं। अगर किसी बच्चे ने इफेक्टिव पढ़ाई करी है तो 10 दिन के आसपास बच जाएंगे। ज़्यादातर बच्चों के पास में 7 दिन के आसपास का टाइम ही बचता है। इसके अंदर आपको एक तो अपना कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन करना है। देखो ये जो लास्ट फेज है ना, ये आपका कह लो कि गैप बताएगी कि आपकी एग्जाम परफॉर्मेंस वीक रहेगी या स्ट्रांग। और अगर आप स्ट्रांग एग्जाम परफॉर्मेंस देना चाहते हो तो लास्ट के 7 डेज में आपको 3 चीज़ों के ऊपर फोकस करना है। एक तो कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन करना है, जितने हो सके उतने टॉपिक को अच्छे से रिवाइज करना है, रेगुलर बेसिस पे करना है। जो जो आपके वीक एरियाज हैं उनका रिवीजन तो बहुत अच्छे से होना ही चाहिए, और मॉक एग्जाम जितने हो सके उतने अपने को अटेम्प्ट करने हैं। टाइम मैनेजमेंट के लिए भी ध्यान मिलता है। प्लस अगर मैंने मान लो 4 मॉक दे दिए एग्जाम से पहले, उन 4 मॉक में मान लो मेरा एवरेज स्कोर 80 प्लस जा रहा है, या इवन 75 प्लस भी जा रहा है, तो भी मुझे इतना कॉन्फिडेंस आता है कि एग्जाम के अंदर मैं इसके आसपास का स्कोर तो कर सकता हूँ। तो एक कॉन्फिडेंस बूस्टर की तरह काम करता है। मिनिमम मैं कहता हूँ 4 मॉक्स तो आपको अटेम्प्ट करने ही चाहिए एग्जाम से पहले, मिनिमम एक प्री मॉक वाला, बाकी के 3 जो भी आपको ठीक लगते हैं वो आप कर सकते हो। ठीक है, पीडब्ल्यू के ऐप के अंदर भी आपको 2 फुल लेंथ मॉक्स मिल जाते हैं, उससे पहले भी 25% का, 50% का, 75% का मॉक्स आपको मिलते ही रहता है, वो भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। कुछ दूसरे और प्रैक्टिस मॉक्स भी हैं आप हमारे पास में जो अवेलेबल होते हैं, आप उनको भी अटेम्प्ट कर सकते हो। एसीसीए की वेबसाइट पे तो मॉक्स होते ही हैं अवेलेबल, आप उनको भी अटेम्प्ट कर सकते हो, बट कम से कम 4 अटेम्प्ट आपको 4 मॉक्स जो हैं वो कम से कम आपको देने चाहिए। इनमें आपका अगर एवरेज स्कोर 75 प्लस जा रहा है तो आप एग्जाम में भी 75 के आसपास स्कोर करने के लिए मैं कह लो कि अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करवा सकते हो। बट और इससे आपको ना टाइम मैनेजमेंट का भी पता पड़ता है कि क्या मैं एक्चुअली में 3 आवर्स में पूरा पेपर कर पाऊंगा या नहीं। तो ये पूरा एक स्ट्रक्चर रहेगा 75 डेज के हिसाब से। 75 डेज अगर आपके पास में है तो आप इस तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं और एग्जाम में सक्सेस इंश्योर कर सकते हैं। ठीक है साहब, तो टाइम टेबल हो गया, कौन से सब्जेक्ट्स, कौन से मतलब टॉपिक्स का कितना वेटेज है, कौन से टॉपिक को किस सेक्शन के लिए रेडी रखना है, कैसे पढ़ाई करनी है, और लास्ट के डेज को कैसे यूटिलाइज करना है, सारी चीज़ें मैंने बता दी। ठीक है, कैसे पढ़ाई आपको करनी है, क्या आपका मेन रिसोर्स रहेगा, स्टडी हब कैसे यूज़ करना है, क्लास नोट्स, बीपीपी, स्किट वगैरह क्या चीज़ें, वो सब मैंने यहाँ पे गाइड कर लिए। तो अगर आप ये प्लानर फॉलो करते हो फॉर 75 डेज बिफोर योर एग्जाम, तो इस बात की गारंटी है कि आप आराम से अपना एफएम का पेपर क्लियर कर पाओगे। और अगर बच्चों के पास में, जो लोगों के पास में थोड़ा टाइम है और वो टाइमली बेसिस पे पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, और उनके पास में अगर वो डेली बेसिस पे थोड़े से एक्स्ट्रा आवर डेडिकेट कर सकते हैं, मान लो 3 से एक्स्ट्रा आवर जो भी आप दोगे, तो फिर आप एग्जाम में रैंक के लिए भी जा सकते हो। जो लोग जॉब कर रहे हैं वो भी इस प्लानर को फॉलो कर सकते हैं और जॉब के साथ में भी अपनी तैयारी आराम से इंश्योर कर सकते हैं। बस आपको जो वीकेंड्स हैं उनमें थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा डिवोट करना पड़ेगा। जो वीक डेज में आप अपनी जॉब की वजह से टाइम थोड़ा सा कम दे पाओगे, तो आपको वीकेंड पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देकर के उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। अदर देन दैट आपके लिए भी ये प्लानर एज इट इज रहेगा। ठीक है साहब, चलिए, तो ओके बच्चों, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस।